हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स में हम फर्स्ट फीचर स्टडी करेंगे परमानेंट कैपिटल, सेकंड फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड रेट या फिर फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। उसके बाद नंबर थर्ड राइट्स, जिसमें राइट टू वोट है, राइट टू शेयर्स इन प्रॉफिट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स एंड राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। उसके बाद नेक्स्ट नंबर नो प्रेफरेंशियल राइट्स, नो प्रेफरेंशियल राइट्स। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कंट्रोलिंग पावर्स, कंट्रोलिंग पावर्स क्या होगी। नंबर 6 रिस्क, 7 रेसिडियल क्लेमेंट्स और नंबर 8 नो चार्ज ऑन एसेट्स, नंबर 9 बोनस इशू, नंबर 10 राइट इशू, नंबर 11 फेस वैल्यू, नंबर 12 मार्केट वैल्यू और नंबर 13 कैपिटल एप्रिसिएशन। ये सब इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ये हमारे एग्जाम के लिए ये आईएमपी हो सकते हैं। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स में फर्स्ट फीचर है परमानेंट कैपिटल। परमानेंट का मतलब है फिक्स, परमानेंट का मतलब होता है फिक्स। तो फिर ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो इक्विटी शेयर्स कैपिटल है, ये इक्विटी शेयर्स कैपिटल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है परमानेंट कैपिटल। यानी इसका जो कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है शेयर होल्डर्स की तरफ से, या फिर इसकी लाइफ परमानेंट होती है जब तक कंपनी होगी तब तक। तो फिर इक्विटी शेयर्स आर इरिडीमेबल शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आर इरिडीमेबल, रीइडीमेबल इरिडीमेबल शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स क्या है? इक्विटी शेयर्स आर इरिडीमेबल शेयर्स, यानी इरिडीमेबल मींस रिटर्न, जो रिटर्न न होने वाले शेयर्स होते हैं वैसे इक्विटी शेयर्स आर इरिडीमेबल शेयर। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर्स इज नॉट रिफंडेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। देखो हाँ, परमानेंट कैपिटल क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन हमें क्लियर कर रही है। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर्स, जो अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर से रिसीव की है, इज नॉट रिफंडेबल बाय द कंपनी। कंपनी ये इसे रिफंड नहीं करती है, कब तक? ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, जब तक कंपनी की लाइफ है तब तक ये इक्विटी शेयर्स की जो अमाउंट है वो कंपनी रिफंडेबल नहीं होती है, यानी इरिडीमेबल होती है। तो फिर इक्विटी शेयर्स बिकम रिफंडेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स का परमानेंट कैपिटल है। परमानेंट कैपिटल में क्या कहा जा रहा है कि इक्विटी शेयर का जो सोर्स है, ये सोर्स यूज करके कंपनी जो अपना कैपिटल कलेक्ट कर रही है, ये इज नॉट रिफंडेबल ड्यूरिंग द लाइफ इट्स लाइफ टाइम ऑफ लाइफ टाइम, कंपनी के लाइफ टाइम में, यानी फुल कंपनी की जब तक कंपनी जिंदा है, एग्जिस्टेंस है, तब तक कंपनी का जो इक्विटी शेयर्स कैपिटल है वो रिफंडेबल नहीं होता है। तो फिर हमने देखा इक्विटी शेयर्स बिकम रिफंडेबल। तो फिर कब रिफंडेबल होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स बिकम रिफंडेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप मीन्स क्लोज, डिसोलेशन, जब कंपनी बंद हो रही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स बिकम रिफंडेबल ओनली। वो इक्विटी शेयर होल्डर्स कब रिटर्न किए जाएंगे इक्विटी शेयर्स का कैपिटल? इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही है या फिर कंपनी बंद हो रही है तब, और कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक शेयर्स, या फिर कंपनी क्या कर रही है, खुद के शेयर्स खुद परचेस कर रही है इन द, और कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक शेयर्स। दिस इक्विटी शेयर्स कैपिटल इज लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो फिर ये जो पॉइंट्स हमने स्टडी किए, ये पॉइंट स्टडी करने से हमने देखा कि इक्विटी शेयर होल्डर इज इरिडीमेबल शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आर इरिडीमेबल शेयर, इक्विटी शेयर्स आर रिफंड नॉट रिफंडेबल। कंपनी के जब तक लाइफ टाइम में कंपनी के वो रिफंडेबल नहीं होती। रिफंडेबल कब होगी? रिफंडेबल बाय द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी जब क्लोज हो रही है, या फिर कंपनी खुद अपने शेयर बाय बैक शेयर्स, यानी खुद परचेस कर रही है कंपनी अपने शेयर। तो इस ये सब पॉइंट से हमें मालूम होता है
दिस इक्विटी शेयर्स कैपिटल इज लॉन्ग टर्म। तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल से जो कैपिटल कलेक्ट किया गया है ये लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी यूज करती है। एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी, और कंपनी का परमानेंट कैपिटल होता है, यानी जो कंपनी पूरे लाइफ टाइम तक जो इक्विटी शेयर्स के सोर्स को यूज करके जो कैपिटल अरेंज करती है वो कैपिटल का वो यूज करती है लॉन्ग टाइम। इसीलिए फर्स्ट फीचर्स होता है उसका परमानेंट कैपिटल, यानी कंपनी को परमानेंट टाइम तक उसके यानी कंपनी की लाइफ तक उसका कैपिटल यूज करती है। उसके बाद नंबर सेकंड फीचर्स फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग मीन्स फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या है? तो फिर डिविडेंड का रेट इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट के बदले में या फिर एज अ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उन्हें डिविडेंड मिलता है। तो फिर फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, फ्लक्चुएटिंग मीन्स फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल डिविडेंड। तो फिर इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स ने आज अगर कोई शेयर होल्डर्स है उन्होंने इन्वेस्टमेंट की कंपनी में इक्विटी शेयर परचेस किए, अगर मैंने कंपनी के शेयर परचेस किए तो मुझे एक्यूरेसी नहीं होगी या फिर मुझे मालूम नहीं होगा कि मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि इक्विटी शेयर डू नॉट हैव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, उसका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होते हैं। द रेट ऑफ डिविडेंड तो फिर फिक्स नहीं होते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर रेट ऑफ डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करती है कंपनी? द रेट ऑफ डिविडेंड्स डिपेंड्स अपॉन amount of profit earned by company। the rate of dividend, जो डिविडेंड का रेट है वो डिविडेंड का रेट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी। कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है पूरे फाइनेंशियल ईयर्स में उस पे डिपेंड होगा डिविडेंड रेट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाला जो डिविडेंड रेट है वो डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी। इफ company earn more profit, dividend is paid at higher rate। अगर कंपनी हायर रेट से कंपनी क्या रहा है, इफ कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट, अगर कंपनी मोर प्रॉफिट अर्न कर रही है, मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी फाइनेंशियल ईयर में अचीव कर रही है, तो फिर इफ कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट डिविडेंड इज पेड एट हायर रेट। तो फिर जो कंपनी है वो कंपनी अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेड करती है हायर रेट से, यानी एक्स्ट्रा रेट दिया जाता है। कब? जब ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उस वक्त, और मोर प्रॉफिट डिविडेंड इज पेड एट हायर रेट। ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर हैंडसम प्रॉफिट अर्न कर रही है, देखो सिंपल लॉजिक है कि अगर कंपनी हायर रेट्स ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रही है तो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को हायर रेट से वो डिविडेंड पे करेगी, हायर रेट से डिविडेंड पे करेगी। ऑन द अदर हैंड, लेकिन सेम वही सिचुएशन में अगर कंपनी फाइनेंशियल ईयर्स में किसी लॉस से सफर कर रही है या फिर कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो उस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू पोस्टपोन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं किस क्या द पेमेंट ऑफ डिविडेंड पोस्टपोन करने का, यानी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है इसलिए वो नेक्स्ट ईयर उन्हें डिविडेंड के लिए उनके बारे में सोचेंगे। तो फिर on the other hand if there is insufficient profit, on the other hand there is insufficient profit or loss, अगर insufficient profit हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर्स, द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर इज अनसर्टन एंड इरेगुलर। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि यहाँ से हमें मालूम हुआ कि क्या हो रहा है कि सबसे पास द इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर,
पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लॉस अगर हो रहा है तो पेमेंट डिविडेंड पोस्टपोन कर रही है। द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर इज अनसर्टन एंड इरेगुलर, तो यहाँ से हमने देखा अगर हायर प्रॉफिट है तो हायर रेट ऑफ डिविडेंड, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो पोस्टपोन कर रही है कंपनी। तो फिर द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर इज अनसर्टन एंड इरेगुलर। अगर इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स का यहाँ से हमें अंडरस्टैंड हो रहा है कि उनका इनकम या फिर रेट ऑफ डिविडेंड अनसर्टन एंड इन रेगुलर होता है। द इक्विटी शेयर्स गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट, तो फिर उनका जो डिविडेंड का रेट है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। उसके बाद नंबर थर्ड फीचर है हमारा राइट्स। राइट्स में अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको वेरियस राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू शेयर्स इन प्रॉफिट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स, शेयर्स अलग अलग शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स, ये डिफाइन करने के लिए या फिर ये किस टाइप के शेयर्स है ये इसके लिए हमें टाइप्स स्टडी करना मस्ट होता है। तो टाइप से हमें अंडरस्टैंड हो जाता है कि किस टाइप के। तो फिर अभी हम स्टडी करें इक्विटी शेयर होल्डर्स का, तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय सर्टेन राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर कुछ सर्टेन राइट्स एंजॉय करते हैं, जिसमें हमने देखा फोर्थ इसमें देख रहे हैं हम। तो फिर फर्स्ट राइट है राइट टू वोट। राइट टू वोट में क्या होता है, इट इज द बेसिक राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इट इज द बेसिक राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर through which they elect directors, alter memorandum and articles। यानी राइट टू वोट में इट इज द बेसिक राइट, ये बेसिक राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, जिसके थ्रू विच दे इलेक्ट डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। एंड अल्टर मीन्स चेंज, एंड अल्टर मीन्स चेंज, क्या चेंज करेंगे, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी वोटिंग राइट्स का यूज करके इक्विटी शेयर होल्डर्स अपना इंपॉर्टेंट राइट्स, बेसिक फंडामेंटल राइट्स होता है वोटिंग राइट्स, उसका यूज करके वो डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं और उसके बाद कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करते हैं। उसके बाद नंबर सेकंड है राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। इक्विटी शेयर होल्डर आर रियल ऑनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के वो ऑनर होते हैं। तो फिर जो प्रॉफिट होगा वो ऑनर्स का होता है। जो प्रॉफिट होगा, अगर तुम्हारी शॉप है, तुम्हारी शॉप में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट के पूरे राइट्स होगा वो तुम्हारा, क्योंकि यू आर अ ऑनर। सेम वैसे ही इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑनर ऑफ द कंपनी। तो फिर नंबर सेकंड राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट यानी प्रॉफिट जो होगा उसमें उनका पार्टिसिपेट राइट होगा टू शेयर प्रॉफिट शेयर करना। इट इज एन इम्पॉर्टेंट राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट राइट है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। इट इज एन इम्पॉर्टेंट राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, दे हैव राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, दे हैव राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। जो कंपनी को प्रॉफिट होगा उसमें उनका राइट होगा प्रॉफिट शेयर्स करने का। When distributed as dividend, जब कंपनी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, when distributed as dividend, if the company is successful and makes handsome profit, they have advantages of getting large dividend। लास्ट पॉइंट में हमने देखा फ्लक्चुएटिंग रेट में अगर हायर रेट्स पे प्रॉफिट होगा तो रेट ऑफ डिविडेंड हायर होता है। सेम राइट ऑफ शेयर्स में अगर कंपनी को एक फाइनेंशियल ईयर्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, हैंडसम प्रॉफिट हुआ, कंपनी बहुत सक्सेसफुली प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उस वक्त शेयर होल्डर्स को एडवांटेजेस होता है ऑफ गेटिंग लार्ज डिविडेंड, यानी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसमें लार्ज डिविडेंड अर्न करना उनका, ये इसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर थर्ड सी राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स। अभी तुम्हारी शॉप है, तुम्हारी शॉप में तुम बैठते हो, तुम्हारी शॉप अगर है तो शॉप में जाने के बाद अगर 3 दिन तक या फिर लास्ट के कुछ दिनों तक तुम शॉप पे नहीं गए तो सबसे फर्स्ट तुम्हारा काम होगा कि 5-6 या फिर जितने दिन तुम नहीं है उतने दिन में क्या क्या हुआ है वो देखने के लिए हम रजिस्टर चेक करते हैं। ये क्यों चेक करते हैं, क्योंकि यू आर ऑनर ऑफ द योर शॉप, वो शॉप का ऑनरशिप है तुम्हारे पास।
तो फिर शॉप की ऑनरशिप होने से ही सेम वैसे ही शेयर होल्डर्स को राइट होता है, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स। जो कुछ अकाउंटिंग बुक्स है या फिर कुछ बुक्स है उसको, या फिर स्टैट्यूटरी बुक्स है उनको इंस्पेक्ट करने का यानी चेक करने का राइट्स होता है। इक्विटी शेयर होल्डर हैव राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स। स्टैट्यूटरी मीन्स लीगल। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव राइट टू इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट यानी चेक करना। इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट होता है इंस्पेक्ट टू स्टैट्यूटरी बुक्स। तो ये जो स्टैट्यूटरी बुक्स है वो स्टैट्यूटरी बुक्स को वो क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करने का राइट होता है उनका। उसके बाद नेक्स्ट है राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर ट्रांसफर करने का इक्विटी शेयर होल्डर्स का। और ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स है। द इक्विटी शेयर होल्डर्स इंजॉय द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एज पर द प्रोसीजर लेट डाउन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोसीजर लेट डाउन की गई है या फिर जो रिक्वायर्ड प्रोसीजर है वो फॉलो करके इक्विटी शेयर होल्डर आर ट्रांसफर, जो शेयर ट्रांसफर है उसका ये राइट्स का एंजॉय करता है। कैसे, अभी मैंने कोई कंपनी के शेयर परचेस किए, एक्स कंपनी के शेयर 100 शेयर परचेस किए इक्विटी शेयर, और वो परचेस करने के बाद मैंने उसे 1 मंथ तक मेरी ऑनरशिप में रखा और उस मेरे को लगा कि चेंज करना है या फिर मुझे सेल कर देना है, तो मैंने वो शेयर ट्रांसफर कर दिए एनी पर्सन को। तो फिर वैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय द राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एज पर द प्रोसीजर लेट डाउन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होती है उसमें शेयर होल्डर्स को जो प्रोसीजर है वो फॉलो करके शेयर अपने ट्रांसफर कर सकती है। उसके बाद नंबर फोर्थ पॉइंट है नो प्रेफरेंशियल राइट्स। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बात होती है कि ऑनर्स है। ऑनर्स होने से सबसे फर्स्ट कंपनी का ये सबसे यानी एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है नो प्रेफरेंशियल राइट्स। यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होता है। तो प्रेफरेंशियल किस में, तो प्रेफर नहीं होते इक्विटी शेयर होल्डर्स किस में, डिविडेंड या फिर कंपनी की कुछ एसेट्स रिमेनिंग है तो फिर वो लास्ट में ही उनको सब मिलता है, यानी उनको प्रेफरेंशियल नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या होता है कि वो ऑनर्स होने से जो कुछ रिमेनिंग है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो फिर नो प्रेफरेंशियल राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट इंजॉय प्रेफरेंशियल राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स का इंजॉय नहीं करते, डू नॉट इंजॉय प्रेफरेंशियल राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यानी जब कंपनी का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कंपनी को ऐसा समझो 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ है, तो फिर कंपनी सबसे फर्स्ट जो लाइबिलिटीज होती है जैसे कि डिवेंचर्स होल्डर्स होते हैं उनको पे करती है, बैंक का लोन होगा वो पे करेगी। उसके बाद नंबर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफर किया जाता है, यानी अगर रिमेनिंग 50 रुपीज है और 2 लोग बाकी है इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो सबसे पास प्रेफर किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर्स को नो प्रेफरेंशियल राइट, उसको लास्ट में अगर कुछ अमाउंट रिमेनिंग है तो ही उसे उसमें मिल सकता है। तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब कंपनी का पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तब उसको कोई प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होंगे। दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। They are paid dividend only after dividend on preference share has been paid. तो फिर उनको क्या होता है, मैंने समझाया तुम्हें कि 100 रुपीज प्रॉफिट है, उसमें से 50 रुपीज लाइबिलिटीज पे की, 50 रुपीज रिमेनिंग है। अभी 50 रुपीज रिमेनिंग होने से सबसे फर्स्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स को फर्स्ट स्टार्टिंग में कि चलो तुम ऑनर है तुम डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ऐसे नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 50 रुपीज में सबसे फर्स्ट जितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट है वो पेमेंट किया जाएगा और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा। तो फिर दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हैज बीन पेड। यानी क्या होगा, दे आर पेड, उन्हें पेमेंट कब किया जाएगा, डिविडेंड कब दिया जाएगा, दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर
डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज बीन पेड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद, डिविडेंड पेड करने के बाद उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिमेनिंग अमाउंट में पेमेंट किया जाएगा। सिमिलरली सेम डिविडेंड के वक्त अगर जैसे हो रहा है वैसे ही सिमिलरली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड लास्ट। Further, if no surplus amount available, equity shareholder will not get anything. क्या हो रहा है? सिमिलरली सेम वैसी डिविडेंड पे करते हो सबसे फर्स्ट प्रेफर किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को लास्ट में दिया जाएगा। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, क्लोज हो रही है, तो सबसे फर्स्ट कंपनी के, अभी तुम 12th में जब कंपनी के 12th में अकाउंट स्टडी करेंगे तब हम ये टॉपिक भी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म स्टडी करेंगे, वहाँ पे हमें थोड़ा क्लियर हो जाता है कि क्या होता है कि सबसे फर्स्ट कंपनी जब डिसॉल्यूशन हो रही है तो वाइंडिंग अप हो रही है, उस वक्त द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड लास्ट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में पेमेंट किया जाता है। फर्दर इफ नो सरप्लस अमाउंट अवेलेबल, अगर समझो नो सरप्लस अमाउंट अवेलेबल, इक्विटी शेयर होल्डर विल नॉट गेट एनीथिंग। अगर कुछ अमाउंट रिमेनिंग नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलता है, विल नॉट गेट एनीथिंग। उसके बाद नंबर 5 हमारा नेक्स्ट फीचर है रिस्क। अभी सबसे फर्स्ट हमने देखा था लास्ट वीडियो में भी एक बार हमने देखा था इक्विटी शेयर होल्डर आर शॉक एब्जॉर्बर। यानी क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स एज अ रियल ऑनर है। अब अगर तुम्हारी शॉप है, तुम्हारी शॉप में होने वाला प्रॉफिट तुम्हारा अकेले का होता है, अगर लॉस हुआ तो लॉस के लिए भी तुम अकेले ही उसे बियर करते हो, यानी कंट्रीब्यूट तुम अकेले करेंगे। सेम वैसे इक्विटी शेयर होल्डर ये एक रिस्की कैपिटल है। कैसे रिस्की कैपिटल? हमने देखा जब नंबर 2 फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, यानी डिविडेंड का भी फ्लक्चुएट है, फ्लेक्सिबल है, कुछ मालूम नहीं कितना मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है। उसके बाद हमने देखा नो प्रेफरेंशियल राइट्स, कुछ राइट्स नहीं है उन्हें प्रेफरेंशियल्स के, अगर अमाउंट रिमेनिंग रही तो ही उन्हें मिलता है। तो इसीलिए ये रिस्की कैपिटल है। तो फिर क्या रिस्क है, हम स्टडी करेंगे। रिस्क, इक्विटी शेयर होल्डर बियर मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर बियर मैक्सिमम रिस्क, इक्विटी शेयर होल्डर कंट्रीब्यूट करते हैं मैक्सिमम रिस्क को। दे आर डिस्क्राइब शॉक एब्जॉर्बर व्हेन कंपनी हैज फाइनेंशियल क्राइसिस। तो फिर क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर रिस्की कैपिटल कैसे है? दे आर डिस्क्राइब शॉक एब्जॉर्बर्स, यानी वो एक शॉक, उनको शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। कैसे? व्हेन कंपनी हैज फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस में अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो लॉस में कंट्रीब्यूट मैक्सिमम इक्विटी शेयर होल्डर ही करते हैं। तो फिर इफ द इनकम ऑफ कंपनी फॉल्स द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो कम डाउन। हमने देखा था अगर हैंडसम प्रॉफिट अर्न हुआ तो हायर रेट ऑफ डिविडेंड, अगर प्रॉफिट कम हुआ तो रेट ऑफ डिविडेंड कम, या फिर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड एज पोस्टपोन्डेड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पोस्टपोन करते हैं। सेम वैसी क्या होता है ये शॉक एब्जॉर्बर क्यों कहा जाता है इन्हें कंपनी के फाइनेंशियल क्राइसिस में? इफ द इनकम ऑफ कंपनी फॉल्स, कंपनी का अगर इनकम अर्न करने में कंपनी फेल हो रही है, फेल, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो कम डाउन, तो रेट ऑफ डिविडेंड जो है कंपनी का वो फिर से जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो डाउन हो जाता है। ड्यू टू दिस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कम डाउन। तो फिर जो इक्विटी शेयर्स है, जैसे ही रेट ऑफ डिविडेंड लेस हुए वैसे ही कंपनी के शेयर्स की जो कंपनी के शेयर्स है उसकी मार्केट वैल्यू लेस हो जाती है, रिजल्टिंग इनटू कैपिटल लॉस। तो फिर क्या होता है, कैपिटल लॉस होता है। जो शेयर हम 100 रुपीज़ में परचेस कर रहे हैं वही शेयर्स की प्राइस अगर 50 रुपीज़ हो गई तो हमें 50 रुपीज़ लॉस हो जाता है, वैसे कैपिटल लॉस। 10 इक्विटी शेयर होल्डर आर मेन रिस्क टेकर्स। तो फिर इससे हमें मालूम होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है, मेन रिस्क टेकर्स, यानी उनके पास मैक्सिमम रिस्क होती है, तो रिस्क वो टेकर होते हैं। ओके।